हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 में आप पढ़ चुके हैं कि अर्ली ह्यूमन बीइंग्स अपने फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के लिए पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड करते थे, लेकिन समय के साथ उसने नए स्किल्स डेवलप करके फसलें उगाने, घर बनाने और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के मीन्स का विकास किया। इस तरह उसने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपने मुताबिक बदल लिया था। सेटलमेंट, अब यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे आप, सेटलमेंट। सेटलमेंट को हिंदी में बस्तियाँ कहा जाता है। सेटलमेंट यानी बस्तियाँ वो जगह हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स पेड़ों और गुफाओं में रहा करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना शुरू किया तो उनके लिए एक जगह पे परमानेंट घर बनाना ज़रूरी हो गया। सेटलमेंट यानी बस्तियाँ ज़्यादातर रिवर वैलीज़ के आसपास बसीं क्योंकि वहाँ पानी और फर्टाइल लैंड दोनों ही अवेलेबल थे। ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग की डेवलपमेंट के साथ ही ह्यूमन सेटलमेंट्स बड़ी होती गईं। रिवर वैलीज़ के आसपास सेटलमेंट्स पनपने लगीं और सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील और हवांगहो नदियों के किनारे बसी हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? उसके बाद सेटलमेंट्स जो हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, परमानेंट और टेम्पररी। जो सेटलमेंट यानी बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें टेम्पररी सेटलमेंट्स कहा जाता है। घने जंगलों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों और पहाड़ों के निवासी अक्सर टेम्पररी सेटलमेंट्स में रहते हैं। वो लोग ज़्यादातर शिकार करना, शिकार की हुई चीज़ों को इकट्ठा करना, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और ट्रेंचमेंट्स जैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म देखेंगे आप, ट्रेंचमेंट्स। तो ट्रेंचमेंट्स का मतलब होता है जब पशु चराने वाले जो लोग होते हैं, मौसम जब बदलता है, जैसे सर्दियाँ होती हैं तो क्या करते हैं, पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं अपने जानवरों के साथ, और जब गर्मियाँ आती हैं तो वो प्लेन्स जो होते हैं वहाँ से पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। इस मूवमेंट को ही ट्रेंचमेंट्स कहते हैं। आजकल ज़्यादातर सेटलमेंट जो हैं वो परमानेंट हैं। इन सेटलमेंट्स में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे डू यू नो में बताया गया है कि वो जगह जहाँ बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप होती है उसे साइट कहते हैं। एक अच्छी साइट के लिए जो नेचुरल कंडीशंस चाहिए होती हैं वो हैं फेवरेबल क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी वहाँ पे पानी भी होना चाहिए, सूटेबल लैंड होना चाहिए, और जो वहाँ की सॉइल है वो उपजाऊ, फर्टाइल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है मैरी की। तो मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर गुरप्रीत का इंतज़ार कर रही थी। गुरप्रीत उसकी फ्रेंड थी। आखिरकार थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत पोल्यूशन है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना पोल्यूशन और ट्रैफिक जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? फिर उसकी माँ जो थी उसने कहा, वो यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा और मेडिकल फैसिलिटीज़ की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में गंदी और अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ दिखाई देती हैं जहाँ लोग भीड़ भाड़ और अनहाइजेनिक कंडीशंस में रहते हैं। शहरों में पानी और बिजली की कमी एक आम समस्या है। फिर प्रसाद जो था उसने कहा कि हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल और अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली ज़मीन और सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। उसने कहा कि जब मेरे दादाजी बीमार थे तो
उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। तो ऊपर दिए गए कन्वर्सेशन से हम दो तरह की सेटलमेंट की पिक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक रूरल और दूसरी अर्बन। गांव रूरल सेटलमेंट के अंतर्गत आते हैं, जहां लोग एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क और ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करते हैं। रूरल सेटलमेंट्स जो होती हैं वो कॉम्पैक्ट या फिर स्कैटर्ड हो सकती हैं, दो तरह की हो सकती हैं। आप फिगर 7.2 में देखेंगे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट दिखाई दी है। इसमें जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होती है, इसमें जो घर होते हैं लोगों के वो बहुत पास पास होते हैं। और दूसरी जो पिक्चर है 7.3, इसमें स्कैटर्ड सेटलमेंट दिखाई गई है। स्कैटर्ड होती है जो बहुत दूर दूर होते हैं। तो स्कैटर्ड सेटलमेंट में लोगों के घर दूर दूर बड़े बड़े एरियाज़ में फैले होते हैं। इस तरह की सेटलमेंट ज़्यादातर हिली एरियाज़ में, घने फॉरेस्टेड एरियाज़ में और एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले एरियाज़ में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि रूरल एरियाज़ में लोग अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग घर बनाते हैं। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ लोग ढाल यानी स्लोप वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों पे में बारिश के समय पानी जमा होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म या स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं, जो कि आप फिगर 7.4 में यहाँ देखिए। यहाँ पे जो घर है इनको स्टिल्ट हाउसेस कहा जाता है। ये जो नीचे हैं यहाँ पे ये बैम्बू स्टिक्स जो होती हैं वो लगाई जाती हैं और इसके ऊपर घर जो हैं वो बनाए जाते हैं। इनको स्टिल्ट हाउसेस कहा जाता है। ये उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, ज़्यादा रेनफॉल होता है, बारिश ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि गर्म मौसम वाले एरियाज़ में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, जिनकी छतें घास फूस की बनी होती हैं। लोकल मटेरियल जैसे स्टोन्स, यहाँ पे देखेंगे आप, स्टोन्स हो गए, मड, क्ले, स्ट्रॉ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे घर बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके बाद अर्बन सेटलमेंट में टाउन्स छोटे और सिटीज़ बड़ी होती हैं। अर्बन एरियाज़ में लोग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज जैसे एरियाज़ में एंगेज होते हैं। यानी वो लोग क्या करते हैं, या तो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं या व्यापार वगैरह करते हैं या फिर सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। अपने राज्य के कुछ विलेजेस, टाउन्स और सिटीज़ के नाम बताइए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से लोग और सामान एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। पुराने समय में ज़्यादा दूरी की यात्रा करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते थे। व्हील की इन्वेंशन से ट्रांसपोर्ट आसान हो गया। समय के साथ ट्रांसपोर्ट के अलग अलग तरह के साधन जो थे उनका विकास हुआ, लेकिन आज भी लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप फिगर 7.5 में देख सकते हैं। यहाँ पे एक हॉर्स कार्ट जो है वो दिखाई गई है, घोड़ा गाड़ी, जो आज भी लोग यूज़ कर रहे हैं। हमारे देश में आमतौर पे डंकीज़ म्यूल्स यानी जो गधे होते हैं या खच्चर होते हैं, फिर बुलक्स, बैल, कैमल्स वगैरह, ऊँट वगैरह जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। साउथ अफ्रीका के एंडीज माउंटेन में लामा का इस्तेमाल उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का इस्तेमाल होता है। शुरुआत में दूसरे देशों के जो व्यापारी थे, जब उनको भारत आना होता था तो उन्हें कई महीने लग जाते थे। वो समुद्री मार्ग यानी जो सी रूट्स होते हैं उसके थ्रू या फिर लैंड रूट्स यानी जो थलीय मार्ग उससे आते थे। एरोप्लेन्स ने यात्रा को बहुत तेज़ बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में सिर्फ 6 से 8 घंटे, यानी अब 6 से 8 घंटे जो है वो ट्रैवलिंग में लगते हैं अगर भारत से यूरोप आना हो तो। इस तरह ट्रांसपोर्ट के मॉडर्न मीन्स टाइम और एनर्जी दोनों को ही सेव करते हैं, यानी बचत करते हैं, दोनों की बचत करते हैं। टाइम भी बचता है और एनर्जी भी। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप डू यू नो में
भारत में अनेक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वेज की अभी लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन हुई है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट के 4 मुख्य साधन हैं: रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोडवेज यानी सड़क मार्ग। कम दूरी यातायात के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़कें कच्ची और पक्की हो सकती हैं, जैसे कि आप फिगर 7.6 और 7.7 में देख सकते हैं। ये पक्का रोड है और ये कच्चा रोड है। तो प्लेन एरियाज़ में सड़कों को घना जाल, मतलब प्लेन एरियाज़ में अगर सड़कें देखें तो वो उनका काफ़ी नेटवर्क जो है वो देखने को मिलता है। डेजर्ट, फॉरेस्ट्स और ऊंचे माउंटेन्स जैसे एरियाज़ पर भी सड़कें बनी हैं। हिमालय माउंटेन्स पे मनाली लेह मार्ग राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। यहाँ पे देखेंगे आप, मनाली लेह हाईवे जो है वो सबसे ऊंचा हाईएस्ट रोडवेज है वर्ल्ड का। जो सड़कें अंडरग्राउंड बनाई जाती हैं उन्हें सबवेज या फिर अंडरपास कहा जाता है। और फ्लाईओवर्स ऊंचे स्ट्रक्चर्स पे बनाए जाते हैं। और यहाँ पे एक और टर्म है फ्लाईओवर्स। आप लोगों ने देखा भी होगा फ्लाईओवर्स। तो फ्लाईओवर्स जो है वो ऊंचे स्ट्रक्चर्स पे बनाई जाती हैं। उसके बाद आप फिर से देखेंगे यहाँ पे डू यू नो में बताया गया है कि जाइनिंग से लासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से कितनी 4000 मीटर यानी सी लेवल से कितनी है 4000 मीटर की ऊंचाई पे चलती है, जिसका सबसे ऊंचा समुद्र तल से जिससे सबसे ऊंचा जो उसका पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट जो है वो क्या है, समुद्र तल से कितना है 5072 यानी 5072 मीटर है। उसके बाद नेक्स्ट है रेलवेज यानी रेल मार्ग। रेलवेज भारी सामान और लोगों को लंबे डिस्टेंसेस की यात्रा तेज़ी से और सस्ते में करवाने का काम करते हैं। स्टीम इंजन की खोज और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने रेलवेज के तेज़ी से विकास में बहुत मदद की है। डीजल और बिजली के इंजनों ने पूरे तरीके से स्टीम इंजन्स की जगह ले ली है, यानी उन्हें रिप्लेस कर दिया है। कुछ जगहों पे यात्रा को तेज़ करने के लिए सुपर फास्ट ट्रेन्स जो है वो भी चलाई गई हैं। यहाँ पे देखेंगे सुपर फास्ट ट्रेन्स, ठीक है, तो वो भी चलाई गई हैं। प्लेन एरियाज़ में रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है। एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स की मदद से पहाड़ी इलाकों में भी रेलवे लाइंस बिछाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। इंडियन रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड है। ये एशिया में सबसे बड़ा है। उसके बाद यहाँ पे डू यू नो दिया गया है। इसमें देखेंगे ट्रांस साइबेरियन रेलवेज विश्व में सबसे लंबा रेलवे है, जो वेस्टर्न रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग से पैसिफिक कोस्ट पे स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। यानी ये सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है विश्व का। उसके बाद देखेंगे आप वाटरवेज यानी जल मार्ग। आप पहले पढ़ चुके हैं कि पुराने समय में ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटरवेज को यूज़ किया जाता था। ज़्यादा दूरी वाले एरियाज़ में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए वाटरवेज यानी जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता था। ये मेनली 2 तरह के होते हैं, एक इनलैंड वाटरवेज और दूसरा सी रूट्स। नेविगेबल रिवर्स यानी जिन नदियों में नाव चलती है उनका और झीलों का इस्तेमाल इनलैंड वाटरवेज के लिए होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज हैं, जैसे कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ पे। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आ गया। उसके बाद ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका की, और अफ्रीका में रिवर नाइल। ये कुछ इनलैंड वाटरवेज की एग्जाम्पल हैं। सी रूट्स और ओशनिक रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादातर व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। जो इनलैंड होता है वो अपनी ही कंट्री में होता है, और जो सी रूट्स होते हैं ये एक कंट्री को दूसरी कंट्री से या एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से
जोड़ने का काम करते हैं। ये रूट्स पोर्ट्स यानी पोर्ट्स होते हैं जो पतन होते हैं, जहाँ पे शिप्स जो हैं वो रुकती हैं, तो वहाँ उनको जोड़ते हैं, उनसे जुड़े होते हैं ये पोर्ट्स। वर्ल्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, यहाँ पे नाम दिए गए हैं। एशिया में सिंगापुर, मुंबई, न्यूयॉर्क, और नॉर्थ अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस, ये 2 हैं। और उसके बाद साउथ अमेरिका में रियो डी जनेरियो, उसके बाद डरबन और केप टाउन अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, और यूरोप में लंदन एंड रॉटरडैम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप फिगर 7.11 जो मैप दिया गया है उसमें भी देख सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप वर्ल्ड के कुछ और पोर्ट्स के नाम भी बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयरवेज यानी वायुमार्ग। ये ट्रांसपोर्टेशन का सबसे तेज़ साधन है जिसकी डेवलपमेंट अर्ली 20th सेंचुरी में हुई थी। ये सबसे ज़्यादा महंगा इसलिए है क्योंकि इसका जो फ्यूल होता है वो ईंधन वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। एयरवेज ख़राब मौसम जैसे कोहरे और तूफ़ान से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट का साधन है जो कि रिमोट यानी जो दुर्गम होता है, जहाँ पहुँचना मुश्किल होता है, और दूर दराज के इलाकों तक पहुँचाता है, खासकर वहाँ जहाँ पे सड़कें रेल मार्ग नहीं होते हैं। हेलीकॉप्टर्स इनएक्सेसिबल एरियाज़ होते हैं, दुर्गम स्थान जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है, और संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने और खाना, पानी, कपड़े और दवाइयाँ वगैरह बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है, जो कि फिगर 7.9 में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप हेलीकॉप्टर की पिक्चर दिखाई गई है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के नाम बताए गए हैं यहाँ पे। दिल्ली है, मुंबई है, न्यू दिल्ली है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कायरो। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के नाम दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन, संचार। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम दूसरों तक अपने जो विचार हैं, अपने मैसेजेस हैं, उनको पहुंचा सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ इंसान ने कम्युनिकेशन के नए और तेज़ साधनों को डेवलप कर लिया है। फिगर 7.10 इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास हुआ है। कम्युनिकेशन की फील्ड में एडवांसमेंट के कारण विश्व में इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन यानी सूचना क्रांति आई है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कम्युनिकेशन के अलग अलग साधनों का इस्तेमाल एजुकेशन और एंटरटेनमेंट की फील्ड में होता है। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए इसको मास मीडिया कहा जाता है। सैटेलाइट से कम्युनिकेशन में तेज़ी आई है। ऑयल एक्सप्लोरेशन यानी तेल की खोज, फॉरेस्ट का सर्वे, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फॉरकास्ट और डिज़ास्टर वार्निंग यानी आपदा पूर्व चेतावनी वगैरह जो है उसमें सैटेलाइट बहुत हेल्पफुल होती है। अब हम इंटरनेट के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फ़ोन के ज़रिए वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में सिर्फ इंफॉर्मेशन और इंटरेक्शन ही नहीं मिलती, बल्कि इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी हो गई है। अब हम घर बैठे ही रेलवेज़, एयरवेज़ और सिनेमा की और होटल्स की भी टिकट्स जो हैं वो रिज़र्व कर सकते हैं। पूरे विश्व में इस प्रकार लोगों और सेवाओं और संस्थाओं के बीच तेज़ गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक ग्लोबल सोसाइटी के रूप में विकसित हो सके हैं। तो आपका चैप्टर फिनिश हो गया।